दिव्य ध्येय की ओर तपस्वी, जीवन भर अविचल चलता है, जीवन भर अविचल चलता है। ऐसे ही अनवरत चलने वाले एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने अपनी जीवन की इस यात्रा में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे और उतार चढ़ाव के साथ साथ स्वयं को इस तरह से प्रस्तुत किया कि हर जगह एक न्याय संगत बात सामने आई। आज हमारे मध्य भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता घनश्याम तिवारी जी हमारे साथ हैं। तिवारी जी, मैं आपका स्वागत करूंगा हमारे स्टूडियो में। और आज का हमारा जो कार्यक्रम है चर्चित चेहरा जी, चर्चित चेहरे में जो हम लोग ऐसे व्यक्तित्व के साथ वार्ता कर रहे हैं जिन्होंने इस देश और समाज को कुछ दिया है। तिवारी जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि आपका जो राजनीतिक जीवन का जो उतार चढ़ाव आपने देखा, निष्कर्ष स्वरूप आप युवा पीढ़ी को और इस देश और राष्ट्र को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैंने जब राजनीति शुरू की जी, उस समय मैं LLB करके निकला ही था। अच्छा, विद्यार्थी परिषद का काम करता था जी। लेकिन मुझे 1972 में जनसंघ का गाजियाबाद अधिवेशन हुआ था जी। तो वह जनसंघ की यूथ विंग की स्थापना हुई थी जी। तो मुझे वहां आने का निर्देश मिला जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी को उसमें अध्यक्ष चुना गया था जी। और मुझे राजस्थान के यूथ जनसंघ का अध्यक्ष बनाया गया 1972 में जी। वो पहली मेरी वहां से शुरुआत हुई जी जी। वो शुरुआत चलती रही। उसके बाद में आपातकाल आ गया जी। आपातकाल में हमने जो तकलीफें मैंने सही है जी, वो एक ऐसी तकलीफ है जो राजनीति में कोई भी छोड़कर भाग जाता जी। मुझे कोर्ट के अंदर से जी पकड़कर पीटा गया, मरा हुआ समझकर रेल में डाल दिया गया, सफाई कर्मियों ने उठाया। एक मेरा ही उदाहरण है जो इस घटना का राजस्थान की विधानसभा की प्रोसीडिंग्स में दर्ज है जी। तो एक यही उदाहरण है जिस पर एक किताब में पूरा चैप्टर लिखा गया। तो वो इमरजेंसी का काम गया जी। इमरजेंसी के बाद में जनसंघ का जनता पार्टी में विलय हो गया जी। उसका भी मैं साक्षी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने विलय किया था जी। वहां भी मेरा जनता पार्टी पुणे में रहा जी। और फिर 6 अप्रैल 1980 को जो भारतीय जनता पार्टी बनी उसमें भी मैं रहा जी। और जो 28, 29, 31 दिसंबर 1980 को जो बांद्रा रिक्लेमेशन ग्राउंड मुंबई में अधिवेशन हुआ था जी, ज्योतिबा फुले नगर के नाम से जी, उसमें भी मैं रहा। वहां अटल जी का मैंने भाषण का आखिरी अंश सुना जी। सूरज निकलेगा, अंधेरा छटेगा, कमल खिलेगा। बहुत पॉपुलर हुई, वो बहुत पॉपुलर हुई बात जी। तो उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी का 6 अप्रैल 80 को स्थापना हुई जी। और 1 जुलाई 1980 को जी। राजस्थान विधानसभा का रिजल्ट आया जी। और मैं पहला भारतीय जनता पार्टी का एमएलए बना जी। तो मैं भारतीय जनता पार्टी का पहला एमएलए बना जी। तब से लेकर अब तक की सारी राजनीतिक यात्रा रही है जी। जी। तो मैं तो युवकों को ही कहना चाहता हूँ कि राजनीति को मिशन के रूप में लेकर काम करें जी। जो लोग राजनीति में कमाने के लिए और पैसे के बल पर आना चाहते हैं जी। वो भारतीय लोकतंत्र को प्रदूषित करते हैं जी। और पार्टियों को इनसे बचने का रास्ता खोजना चाहिए जी। जी। प्रश्न थोड़ा सा चुभने वाला है लेकिन सत्य भी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी आपका सीधा जुड़ाव रहा है, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के साथ भी आपका शुरू से जुड़ाव रहा है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के जितने भी वरिष्ठतम नेता है उनके साथ आपका काफी जुड़ाव रहा है। लेकिन ये जो बीच में जो घटनाक्रम हुआ, आपकी स्वयं की पार्टी आपने बनाई, एक बार कांग्रेस में भी आप गए, पुनः भाजपा में आप आए, इसको लेकर के हम समझना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी स्थिति बनी कि आपको इतना बड़ा निर्णय लेना पड़ा? देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है कि मैं केरल में जब जनसंघ का अधिवेशन हुआ जी। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय अध्यक्ष चुने गए, सीकर से मध्य विद्यार्थी था उस समय जी। जी। सीकर से 5 लोग गए थे तो मैं भी उसमें साथ चला गया जी। तो वहां से मेरा पंडित जी से का पहला भाषण सुनना हुआ। इसके तो 41 दिन बाद में उनका देहांत हो गया जी। जी। तो उनसे साथ रहा। अटल बिहारी जी वाजपेयी से मेरा बहुत ही गहरा संबंध रहा जी। जी। जो मैं युवा संघ का अध्यक्ष बना तो पहला उद्घाटन करने वही आए थे, वो फोटो मैंने लगा रखी है। अभी तक भरूच सिंह शेखावत के साथ रहा जी। सुंदर सिंह जी भंडारी के साथ रहा जी। कोई ऐसा नेता नहीं, नाम लेने की जरूरत नहीं। अधिकांश मेरे घर पर भी आ चुके हैं जी। और अधिकांश से मेरा संबंध रहा। लेकिन ये जो बीच में विवाद हुआ जी। वो दुर्भाग्यपूर्ण विवाद था जी। और मैं समझता हूँ कि मैं उस चैप्टर को भूलना चाहता हूँ।
बहुत बड़ी बात है। आज का जो समय है वो सबसे महत्वपूर्ण समय है। राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे हर कोई व्यक्ति आने की सोचता है, लेकिन संत समाज का राजनीति में आगमन, आप इसको उचित मानते हैं? देखिए, ये दो प्रकार की बात इसमें है जी। पहली बात तो संत कैसा है जी। और संत का काम करने का तरीका क्या है। जी। वैसे अगर देखें तो ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जितने प्रचारक जी। संगठन मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, जी। जी। या स्वयं नरेंद्र मोदी जी भी हैं, जी। या श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी भी थे, जी। तो ये तो प्रचारक थे, गृह त्यागी थे, जी। ये राजनीति में आए। जी। तो साधु संतों ने, कईयों ने जी। राजनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। उदाहरण के लिए गोरखपीठ है, जी। गोरखपुर की 5 पीढ़ियां लगातार राष्ट्रवाद के लिए, हिंदुत्व के लिए लड़ती रही है जी। और उन्होंने एक संदेश दिया है। तो अलग अलग प्रकार से जी। साधु संतों का राजनीति में आने से जी। कोई किसी प्रकार का वो नहीं है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि भारत की स्वतंत्रता की पहली आवाज को प्रज्वलित करने वाले ही महर्षि दयानंद सरस्वती थे। जी। जी। जिसने भारत के स्व को जगाया, तो वो सन्यासी था। जी। उसके बाद में जो आनंद मठ लिखा गया, वंदे मातरम जिसमें आया, वो भी सन्यासियों पर लिखा गया। जी। तो सन्यास की जो परंपरा है जी। वो शस्त्रेण रक्षते राष्ट्रीय शास्त्र चिंता प्रवर्तते, जी। इस प्रकार की है। तो इसलिए सन्यासी जी। का राजनीति में आना या राजनीति में उनका कुछ करना वो स्वागत योग्य है। मैं समझ। जी। जी। सज्जन लोगों को लेकर के एक विषय है, काफी महत्वपूर्ण विषय है, और आपने इस बारे में कई बार अपने उद्बोधन में कहा भी है। मेरी दृष्टि में सज्जनता अभिशाप बनती जा रही है, क्योंकि सज्जन लोगों की निष्क्रियता की वजह से दुर्जन शक्ति सक्रिय ज्यादा हो गई और उसका खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है। क्या मत है आपका इस विषय को लेकर के? देखो, इसमें मेरा बिल्कुल 2 प्रकार के मत है। जी। कुछ राजनीतिक दल तो सज्जन शक्ति का प्रतिनिधित्व ही करते हैं। जी। उनके नेताओं पर किसी प्रकार का लांछन नहीं। जी। मैं समझता हूं कि भारत में 30 वर्ष बाद में कोई पार्टी लगातार 2 बार एब्सोल्यूट मेजोरिटी में आई, जी। उसके एक भी केंद्रीय नेता पर जी। कोई चार्ज नहीं लगा। जी। जी। बिल्कुल। झूठा भी चार्ज नहीं लगा, जी। असत्य भी चार्ज नहीं लगा। तो ये राजनीति में सज्जन शक्ति का प्रतीक है। जी। अब कुछ ऐसे लोग हैं जो मुखौटा पहनकर आते हैं, जी। और वो घोटालों में फंसते जा रहे हैं। और उसका प्रमाण ये है कि ईडी और सीबीआई के छापामारी के बाद जी। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट 6 महीने 8 महीने उनकी जमानत नहीं लेती हैं। जी। जी। तो इस प्रकार की शक्तियों का आना दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल। इसलिए, लेकिन ये संघर्ष जो है ना, जी। ये सनातन चलता है। जी। ये असुर और सुर शक्तियों का संघर्ष जो है वो चलता रहता है। बिल्कुल। तो राजनीति में भी ये चलता है, और सामाजिक जीवन में भी ये चलता है, और धार्मिक क्षेत्र में भी ये चलता है, पारिवारिक क्षेत्र में भी चलता है। जी। तो ये संघर्ष है, लेकिन हमारा जो ध्येय वाक्य है जी। भारत का, सत्यमेव जयते, हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। जी। जी। आरक्षण अपने आप में बहुत बड़ा विषय है और ये नासूर बनता जा रहा है। साथ ही साथ ये जो महापंचायतों का जो दौर बन रहा है, इसमें जातीय जो व्यवस्था है इसको भी बहुत ज्यादा बल मिल रहा है। क्या इस बारे में सोचते हैं आप? देखिए, इस बारे में मेरा बहुत साफ और स्पष्ट चिंतन है। जी। पहली बात है कि आरक्षण का जो विषय था, आरक्षण के विषय को सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया। जी। जो अंतिम ईडब्ल्यूएस के आरक्षण के लिए उन्होंने जो संविधान संशोधन किया, जी। और संविधान संशोधन के खिलाफ 2 वोट लोकसभा में, 3 लोग वोट राज्यसभा में पड़े, जी। और उसके बाद 53 पिटीशंस को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। जी। उसके बाद ये तय हो गया कि शेड्यूल कास्ट का आरक्षण है, शेड्यूल ट्राइब का है, ओबीसी का है, विशेष ओबीसी का है, और वंचित वर्ग में गरीब लोगों का आरक्षण है। तो आरक्षण का मुद्दा एक तरह से समाप्त हो गया। जी। अब जो आरक्षण के मुद्दे उठ रहे हैं, तो आरक्षण के अंदर कुछ संशोधन के लिए उठते हैं। जी। वो जैसे उठ रहे हैं कि मान लीजिए ओबीसी का आरक्षण, जी। कुछ जातियों को लगता है कि इस ओबीसी के आरक्षण में हमको हमारा हिस्सा नहीं मिल रहा है, तो वो आंदोलन पर आ जाते हैं। कुछ शेड्यूल कास्ट में कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को मिलता जा रहा है, हम वंचित हैं।
तो ये आंदोलन इस प्रकार से होते हैं। तो समय समय पर इनकी समीक्षा कर कर एक जो फ्रेम बन गया है जी। उस फ्रेम के अंदर ही इनका समाधान किया जाना चाहिए। जी जी। विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और अन्य जितने भी राजनीतिक दल है सब अपने अपने स्तर पे कार्य कर रहे हैं। बहुत सारे चेहरे जो है मुख्यमंत्री की दौड़ में सामने आ रहे हैं। क्या लगता है आपको कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बना पाएगी? देखिए, भाजपा सरकार बना पाएगी ये तो दीवार पर लिखा हुआ है। जी जी। लेकिन चेहरे की जहां तक बात है जी ये बहुत क्लियर हो गया बार बार जी कि हम नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर लड़ेंगे। हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा चेहरा है। जी। अब बाकी चेहरों को दिखाने की क्या जरूरत है? बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए हम तो उनके चेहरे पर लड़ेंगे जी और चुनाव जीतेंगे। जी जी। ये हमारा। अशोक गहलोत साहब और सचिन पायलट साहब का जो ये आंख मिचौनी का जो खेल चल रहा है और ऐसे ऐसे शब्द निक्कारा निकम्मा पता नहीं क्या क्या शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए होंगे, क्या लगता है कि उन दोनों का फ्यूचर भी ब्राइट होगा? हाँ, उनका फ्यूचर बहुत स्पष्ट है जी। अशोक गहलोत साहब ने कहा कि पायलट नकारा है, हाँ। निकम्मा है, यहाँ तक कह दिया गद्दार। और राहुल गांधी जी ने कह दिया कि वो हमारे लिए एक असेट्स है। जी। तो जिस पार्टी के एसेट्स नकारा, नालायक और गद्दार हो वो पार्टी क्या खाकर चुनाव में जाएगी? जी। और उन्होंने गहलोत साहब के लिए कह दिया कि ये भ्रष्टों का संरक्षण करते हैं, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं। जी। तो जब ये दोनों स्थिति है तो उस स्थिति में पार्टी चुनाव नहीं लड़ पाएगी। अशोक गहलोत अपने आदमियों को चुनाव लड़ाएंगे जी। और पायलट साहब क्या करेंगे ये भविष्य बताएगा। जी जी। पर भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी। जी। आध्यात्मिक एक प्रश्न है और कई सारे अभी मुद्दे देश भर में चल रहे हैं, चाहे अपन हिंदू शब्द की बात करें या कट्टर हिंदुत्ववादिता की बात करें या फिर हम व्यासपीठ पे बैठे महाराज का एक वो विषय सुने या फिर कई सारे आध्यात्मिक जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें कहीं न कहीं उनको टारगेट करके और कई सारे बवंडर मचाया जा रहा है। तो उस विषय को गंभीरता से लेते हुए क्या आपका संदेश रहेगा? देखिए, भारत एक आध्यात्मिक राष्ट्र है, जी। स्पिरिचुअल नेशन। जी। श्री अरविंदो ने ये कहा कि भारत एक आध्यात्मिक राष्ट्र है। जी। अभी स्वामी रामदेव जी ने भी इसको रिपीट किया कि भारत एक आध्यात्मिक राष्ट्र है। जी। तो आध्यात्म अलग चीज है और कर्मकांड अलग चीज है। जी। लेकिन एक फैशन बन गई थी और वो फैशन के मारे कुछ भी अब लोग हैं जी। कि हिंदू से, सनातन से संबंधित जी। या भारत की परंपरा से संबंधित कोई भी चीज जब आगे आती है जी। तो ये वामपंथी विचारधारा के लोग और कुछ सो कॉल्ड सूडो सेकुलरिस्ट जो लोग हैं, जी। जी। छद्म दर्प निरपेक्षतावादी, उनके मन में मरोड़े उठते हैं। जी। तो वो मरोड़े कोई काम के नहीं है, जी। क्योंकि हिंदू शब्द है, जी। अब ये राष्ट्रवाचक शब्द। जी। बहुत साफ लिखा है, हिमालयत समारंभ है यावत इंदु सरोवरम। हिमालय के पहला अक्षर ही से लेकर इंदु सागर कहते हैं कन्याकुमारी को, तो कन्याकुमारी के नदू तक ये हिंदू हो गया। जी। तो ये भूखंड हिंदू है। जी। तो इस शब्द का विरोध करना नासमझी के लोग करते हैं। जी। क्योंकि यहाँ के जो मुसलमान मक्का मदीना जाते हैं जी। वहां को भी हिंदू मुसलमान ही लिखते हैं। जी। तो हिंदू शब्द इस देश की राष्ट्रीयता को और हिंदुत्व इस देश के वे ऑफ लाइफ को प्रकट करने वाला शब्द है। जी। इसलिए उनके बारे में विवाद करना ही बहुत गलत जी। जी। एक बिंदु है व्यवसायीकरण, चाहे मैं शिक्षा की बात करूं, चाहे राजनीति की बात करूं, चाहे धर्म की बात करूं, हर क्षेत्र में जो है उसका व्यवसायीकरण जो स्वरूप है वो दिखने को मिल रहा है। ये देश के लिए कितना उचित या अनुचित लगता है? देखिए, 3 बातें थी जो परोपकार के लिए थी। जी। शिक्षा, जी। शिक्षा दान के लिए थी। जी। शास्त्रों में कहा शिक्षा दान, विद्या विवादाय धनम मदाय। विद्या विवाद के लिए नहीं, दान के लिए। दूसरा, प्रवचन भी दान के लिए था। जी। कथाएं भी दान के लिए थी। और तीसरा, चिकित्सा भी दान के लिए थी। जी। अब समय के बदलाव के कारण से जी। ये तीनों चीज ही आय का बड़ा स्रोत बन गए। जी। तो इसके लिए सरकारों को तो ये सोचना पड़ेगा
कि चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में हम कितना काम करें जी ताकि जो प्रोफेशनल हो गया है उससे आम आदमी को बचाया जा सके। जी और कुछ साधु संत ऐसे निकल कर आए कि जो इस प्रकार का काम करे, तो प्रवचन को जो उन्होंने धंधा बना लिया है जी उससे लोगों को बचाया जा सके। जी 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 बिल्कुल। अगला जो बिंदु है वो आरोप प्रत्यारोप से संबंधित है। ऐसा कुछ हमारा एक सर्वे था आपको लेकर के, हमने आज करीब 25 से 30 कॉल्स हमने किए थे, कुछ लोगों से बातचीत की, तो उन युवाओं का ये आरोप है कि जब तक हमारे वरिष्ठ राजनेताओं को जो है कुर्सी का मोह जो है वो छूटेगा नहीं, तब तक हमें राजनीति में आने का अवसर नहीं मिलेगा, ऐसा उनका मानना है। तो क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? ये बात उनकी बिल्कुल सही है जी। हमारे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में व्यवस्था कर दी है जी। कि 75 वर्ष की उम्र के बाद में जी आम तौर पर चुनाव लड़ने के लिए परमिशन नहीं मिलती है। जी। और कर्नाटक में, हिमाचल प्रदेश में, गुजरात में ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने किया भी है। जी। भारतीय जनता पार्टी ने कैबिनेट के कुछ मिनिस्टर जो 75 साल के हो गए थे जी उनको हटाकर गवर्नर बनाया। जी। उनको उठा दिया उससे। जी। तो वो चाहते हैं कि एक सीमा तय है। जी। और मुझे केवल एक एक्सेप्शन है जी। कि मुझे राज्यसभा टिकट दे दी, तो मैं विधानसभा की मांग ही नहीं रहा था। जी। जी। उन सरकार ने किसी काम की आवश्यकता हिसाब से दे दी। जी। तो कुछ एक्सेप्शन है, बाकी भारतीय जनता पार्टी ने तय किया। अब हमारा अध्यक्ष यहाँ जो है जी राजस्थान के 48 ईयर्स के हैं। जी। तो हम तो एक नई पीढ़ी को भारतीय जनता पार्टी में आगे लाना ही चाहते हैं। जी। और पार्टी ने तय कर लिया है जी। कि जहां तक हो कि जैसे 55 लोगों को वहां अभी कर्नाटक में ने टिकट दी है, नए लोगों को दी है, गुजरात में भी दी थी। जी। तो ये लोग आ रहे हैं। जी। अब रहा सवाल युवाओं का, वो चाहते हैं कि हम युवा हैं इसलिए हमको टिकट दे दो, तो वो नहीं मिलेगी। जी। उनको बहुत कठोर परिश्रम करना पड़ेगा, संस्कारित होना पड़ेगा और पॉलिटिक्स को मिशन बनाना पड़ेगा, तब उनके रास्ते खुले हुए खुलते जाएंगे। निश्चित रूप से। आज हमारे मध्य बहुत ही वरिष्ठ व्यक्ति और वरिष्ठ राजनेता घनश्याम तिवारी जी हमारे साथ रहे और कई विषयों पे हमने चर्चा की, और चर्चा ऐसी सार्थक चर्चा रही कि शायद उससे कई लोगों को इसका जो है फायदा मिलने वाला है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, आप पधारे। नमस्कार, वंदे मातरम। नमस्कार, वंदे मातरम।